उत्तराखंड के विकास को रफ्तार देने के लिए दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तराखंड करीब 7,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना पर सहमति बन गई है। इसके तहत 5 प्रमुख सड़क परियोजना समेत कई महत्वपूर्ण हाईवे को मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियां, श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से राज्य के आधारभूत ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेगी। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का वक्फ बोर्ड ने जोरदार स्वागत किया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस कदम को मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पुराना मदरसा बोर्ड बच्चों के लिए नासूर बन चुका था, जिसकी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं थी। शादाब शम्स के मुताबिक अब वन नेशन वन एजुकेशन के तहत मदरसों के बच्चों को उत्तराखंड बोर्ड का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, जिससे वे हाफिज और कुरान बनने के साथ साथ महापुरुषों के बारे में भी जान सकेंगे। सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया। मदरसा बोर्ड मुस्लिम मदरसों के बच्चों के लिए भी नासूर बन गया था। वो डिग्री जिसकी समकक्षता नहीं थी, वो डिग्री जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्या कोई माँ बाप ऐसे बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जिसकी समकक्षता ना हो, और वो 8th कर ले 9th में कहीं एडमिशन ना मिले, 10th कर ले तो 11th में कहीं एडमिशन ना मिले। ये बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ था। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर बच्चों को, जो मदरसे के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था, और ये वन नेशन वन एजुकेशन, यानी कि अब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, उस तरफ बढ़ते हुए युवा मुख्यमंत्री ने मजबूत कदम उठाया है। और मैं ये कहता हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ अब मुस्लिम बच्चों को भी सब कुछ पढ़ने का अवसर मिलेगा। अब एक तरफ जहां वो हाफिज कुरान बनेंगे, वहां दूसरी तरफ वो उत्तराखंड शिक्षा परिषद, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसके बोर्ड को भी पढ़ेंगे। और वो जब कुरान को पढ़ेंगे, हदीसों को पढ़ेंगे, तो मोहम्मद साहब को, खुदा को जानेंगे, और उनके समझकर उनको ये एहसास होगा कि कितना बड़ा किरदार मोहम्मद साहब का था। लेकिन जब वो उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे, तो वो वहाँ श्री राम को समझेंगे, श्री कृष्ण को जानेंगे, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर को समझेंगे, बाबा नानक देव को जानेंगे, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र को समझेंगे। यानी अपने नबी से, अपने सहाबाओं से, अपनी शरीयत से प्यार करेंगे, लेकिन बाकी मजहबों की भी इज्जत करेंगे। यानी जो शिक्षा का अधिकार है, वो जो बच्चे आज तक, यतीमों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, बेसहारा अनाथ बच्चे जो मदरसों में पढ़ते थे, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, केवल और केवल एक मजहब तक उन्हें सीमित किया जा रहा है। अब उनको भी खुला आसमान मिलेगा, और आसमान में उन्हें खुले पर मिलेंगे। जितना ऊंचा बढ़ना चाहें, जितना ऊंचा उड़ना चाहें, वो उड़ पाएंगे, और आपसी सौहार्द बढ़ेगा। ये एक बहुत शानदार कदम है। एक तरफ जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यूसीसी को लागू करके वन नेशन वन लॉ की एक नजीर खड़ी की, उसी तर्ज पर वन नेशन वन एजुकेशन की ये लाइन खड़ी की गई है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, बच्चे पढ़े लिखे, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे उनके रास्ते पर आगे बढ़े, राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हों, और हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। इस किरदार की तरफ आगे बढ़ें। और मेरा मानना है कि माँ भारती को अगर ताकत देनी है, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो अगर किसी का एक हाथ कमजोर रह जाए, दायां हाथ तो ताकतवर बन गया, लेकिन बायां हाथ कमजोर रह गया, ये मुस्लिम समाज कमजोर रह गया, ये मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया, तो क्या हम विश्व गुरु बन पाएंगे? भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को मुख्य धारा पर इन बच्चों को जोड़ना है, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम विश्व गुरु भी बनेंगे और भारत अपने कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं दिल की गहराई। पहाड़ों की रानी मसूरी के मॉल रोड पर देर रात एक शराबी पर्यटक के उपद्रव ने देवभूमि को शमशार कर दिया। हरियाणा से आए एक पर्यटक ने मामले का सुनी के बाद स्थानीय महिला और उसके पति पर प्लास्टिक के क्रेट से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोट आई और वह मौके पर ही बेहोश हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोग और व्यापारियों में भारी आक्रोश है। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के डॉक्टर ने एक 61 वर्षीय मरीज को नया जीवन देते हुए चिकित्सा जगत में बड़ा कमाल किया है। यह मरीज किडनी ट्यूमर और प्रोस्टेट ग्रंथि के नॉन कैंसरकारी ग्रोथ जैसी बेहद जटिल और दुर्बल बीमारी से पीड़ित था, जिसकी एक किडनी पहले ही काम करना बंद कर चुकी थी।
डॉक्टर रोहित डडवाल के नेतृत्व में डॉक्टर की टीम ने अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी और वाटर वेपर थेरेपी की मदद से मरीज की दूसरी स्वस्थ किडनी को सुरक्षित बचाते हुए ट्यूमर को सफलतापूर्व बाहर निकाल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित डडवाल है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। आज 30 जून को हमने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके द्वारा मैंने एडवांस टेक्नोलॉजीज जो यूरोलॉजी एंड यूरो ऑन्कोलॉजी में आई हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में या और यूरोलॉजी, जनरल यूरोलॉजी, प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट में, वो उन सब के बारे में मैंने बताया है। एक केस के बारे में भी हमने बताया जिसमें एक पेशेंट को प्रोस्टेट की दिक्कत थी और उसकी वजह से एक राइट किडनी खत्म हो गई थी और उसके लेफ्ट किडनी में किडनी का कैंसर था। वो चैलेंजिंग केस था क्योंकि दो चीजें उसमें हुई थी। एक तरफ कैंसर बैठा था, दूसरी तरफ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो रही थी। तो हमें दोनों चीजों को कैसे हमने ठीक किया विद एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी, जिससे हमने पार्शियल नेफ्रेक्टमी करके ट्यूमर को निकाल के किडनी को बचाया ताकि बंदा डायलिसिस से दूर रहे। और दूसरा हमने वाटर वेपर थेरेपी के द्वारा, जो कि लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट है BPH, प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम को ठीक करने का, उसके द्वारा हमने प्रोस्टेट को ट्रीट किया। ये सारी चीजें मैंने एक साल पहले की थी और एक साल बाद अभी तक पेशेंट बिल्कुल ठीक है। क्रेटिनिन उसका 2-2.5 के पास हमारे पास आया था, अभी 1.3 पे स्टेबल है। पेशेंट इज लीडिंग नॉर्मल लाइफ, सब नॉर्मल है। तो आपके माध्यम से मैं जनमानस तक यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं हमारे अपने बेनिफिट के लिए ही आई हैं। क्यों हम एडवांस बोलते हैं? क्योंकि उसमें एक तो टाइम, ऑपरेटिव टाइम कम लगता है, ऑपरेशन के बाद आपको स्टे बहुत कम होता है, अंदर इंटरनल डैमेज जितना हो सके उतना मिनिमम होता है। हम उतना कर ही काम करते हैं जितना का रिक्वायर्ड है, चाहे वो रोबोटिक सर्जरी हो, चाहे वाटर वेपर थेरेपी हो, चाहे वो एडवांस लेजर ट्रीटमेंट हो। तो उस केस में हम उतना ही ट्रीटमेंट करते हैं एंड जल्दी डिस्चार्ज करते हैं और पेशेंट अपनी दिनचर्या को जल्दी ज्वाइन कर लेता है ताकि उनको एक तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी। चंपावत के ऐतिहासिक लोहाघाट रामलीला मैदान में कांग्रेस की परिवर्तन रैली के दौरान सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री के गृह जनपद से सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आदर्श जनपद की दावों को ढकोसला करार दिया। गोदियाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म कर सेना में नियमित भर्ती शुरू की जाएगी। रैली में उमड़ी भारी भीड़ से गदगद गोदियाल ने संबोधन के दौरान बिजली गुल होने पर तंज कसते हुए इसे सरकार की साजिश बताया। साथ साथ में OPS लागू करेंगे, ये सब बातें आज मैंने मंच से कही हैं। मैंने लोगों को याद दिलाया कि अतीत में आपसे कहा गया कि बहुत ही हुई महंगाई की मार, और हमारे विपक्ष ने कहा कि अब की बार उनकी सरकार, लेकिन उसका हाल ये है कि आज सोना 1,80,000 तोले पर पहुंच गया और कोई भी माँ बाप खुशी खुशी अपनी बेटी को सगुन शादी में सगुन 4 तोला गहने के रूप में दे सके, इसके लायक सरकार ने किसी को नहीं रखा। ये सब विडम्बनाएं हैं। इन विडम्बनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आह्वान किया है कि इन विसंगतियों को, इन विडम्बनाओं को यदि ठीक करना है तो उसका एक ही हल है और वो है परिवर्तन। बात है, कितनी बड़ी बात है कि सत्ता में 10 साल रहने के बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर वो 10 साल सत्ता में रहकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो फेल हैं। आप समझ सकते हैं कि वो गणेश गोदियाल जैसे व्यक्ति पर वसूली अभियान मोर्चा और धाकड़ धामी पेज से अनाप शनाप झूठ स्थापित कर रहे हैं, तो सत्ता चलाने के मामले में वो फेल है। तो ये उनके फेलियर का संकेत है, ये उनके फेलियर का प्रमाण है कि वो 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। रूप में जिन दुश्वारियों से जनता चल रही है, जी रही है, उसका एक ही हल है परिवर्तन। भारत के लोकतंत्र में, उत्तराखंड के लोकतंत्र में ये मजबूत शक्ति है कि वो समय समय पर जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हो जाए तो उनका निर्णय विवेकशील निर्णय होता है और उस विवेकशील निर्णय के चलते जनता परिवर्तन करेगी। सर, मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में अगर किसी सत्ता में तानाशाही आ जाए तो उसका एकमात्र हल परिवर्तन है और उस परिवर्तन के लिए संविधान ने जनता को 5 साल में एक बार शक्ति दी है कि वो अपने मत का प्रयोग करके इस तानाशाही सरकार को बेदखल करें। सर, लोहाघाट से टिकट की संभावना है सर?
हमारे वर्तमान में यहाँ विधायक हैं और जहाँ वर्तमान में विधायक हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर ऐसे प्रश्नों को ही खड़ा नहीं किया। ठीक, थैंक यू सर। उत्तराखंड भाजपा के भीतर टिकट की दावेदारी को लेकर मचे घमासान पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सख्त रुख अपनाया है। महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर टिकट के लिए बयानबाजी करना पार्टी अनुशासन के खिलाफ है। टिकट की दावेदारी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही सबको अपनाना है। आज के सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा तो पार्टी में अनुशासनहीनता की दायरे में उसको हम लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल इस बात का स्पष्ट रूप से विज्ञप्ति जारी करके बयान जारी किया है और जिनको भी दावेदारी व्यक्त करनी है वो जिलाध्यक्ष को बारे में जिलाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करें। प्रदेश की जो हमारी टीम है, अध्यक्ष है, महामंत्री, हमारा की बात को रखे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति दावेदारी व्यक्त नहीं करेगा, ना सोशल मीडिया में कोई अपने आप को दावेदार बताएगा। मॉनसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के सरकारी दावों पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सड़कों की बदहाली और अधूरे विकास कार्य बीजेपी सरकार की विफलता का जीता जागता सबूत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली के अंडरग्राउंड लाइनें के नाम पर सालों से सड़कें खोदी जा रही है, लेकिन पहली ही बारिश में बिजली गुल हो जाती है। क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण न होने से इस मानसून में भी जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। देखिए, सरकार तो हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है। अभी आपने देखा जिस तरीके की मॉनसून को लेकर के आप दिशा निर्देश दे रहे हैं, दूसरी तरफ पिछले 9.5 सालों से सड़कों के जाल को लेकर के भाजपा खुद की ही पीठ थपथपाने की कार्य कर रही है, अपने मंत्रालय की पीठ थपथपाने की कार्य कर रही है। लेकिन एक बारिश में सिर्फ देहरादून सोचिए, जो कि शहर है, पहाड़ पे भी नहीं है, हिल है, वहां की स्थिति ऐसी हो जाती है। आपने गलियों में गड्ढे खोद दिए हैं ये कह करके कि जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है वो अब अंडरग्राउंड जाएगी, लेकिन एक बारिश होते ही लाइट भी गायब हो जाती है, क्योंकि अब तक वो काम भी नहीं हुआ। ड्रेनेज का काम आप करा नहीं पाए, सीवेज लाइन आप डाल नहीं पाए, स्मार्ट सिटी पहले ही 3 साल पहले घोषित कर दिए। तो सरकार के हर दावे हवाई है। सुबह ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने, आपने देखा कि सतपुली जो मार्ग है उसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रोड को लेकर के जो भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किया है कि ऊपर से तो आपने सीमेंट की कोटिंग कर दी, लेकिन अंदर उसमें बीएमआर जो है भरा हुआ है, मट्टी भरी हुई है। तो एक बारिश में कलई खुल जाएगी सरकार की, लेकिन सरकार की कलई तो खुलेगी, परेशानी जनता को भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए हम मांग करते हैं कि जहां पर आपने जो है अनियमितताएं बरती हैं उनको सुचारू करिए, जो गड्ढे हैं उनको भरने का कार्य करिए। सड़कों के निर्माण में कोई भी अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे कई हादसे हो सकते हैं। देहरादून के प्रेमनगर में पिछले साल मानसून की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हाईवे पुल को लेकर रात भरी खबर सामने आई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का 95% काम पूरा हो चुका है। बादल फटने से तिरछे हुए पिलर को हटाकर नया पिलर तैयार कर लिया गया है और अगले 10 दिनों के भीतर इस पुल को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।